हेलो फ्रेंड्स। जिसकी बहुत दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे वो आपका एग्ज़ाम हो चुका है। आपका पीजीटी का और टीजीटी और पीआरटी का एग्ज़ाम भी हो चुका है। दोस्तों, आपका आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है 24 दिसंबर को। तो मैंने आपको बताया था पेडागोजी में उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे जो मैंने आपको पढ़ाया था। उसके साथ ही इसके बाद जो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी जो लेवल है पीआरटी का उसके लेवल से जो पेडागोजी है वो थोड़ी हार्ड आई थी। लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेडागोजी हार्ड थी। कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। यदि आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो 8 से 10 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर देते, और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सिंपल है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी थोड़े मीडियम लेवल की आई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो कि रीजनिंग की। रीजनिंग सही आई है, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं थी। मैथ थोड़ी हार्ड है, और जीके भी मीडियम थी। और ईवीएस की बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ थोड़ी लेवल से थोड़ी हाई थी। दोस्तों, अब हम आज बात करेंगे इसके आंसर की के बारे में। तो आंसर की मैं आज आपके साथ डील करने जा रहा हूँ। इंग्लिश की बात करूँगा, रीजनिंग की बात करूँगा और जीके की बात करूँगा। इसके बाद हम पेडागोजी, मैथ्स और ईवीएस के आंसर की भी अपलोड कर देंगे। और दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बात और सबसे ज़रूरी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको ये साफ नहीं दिख रहा है, यदि वीडियो आपको साफ नहीं दिख रही है, तो आप YouTube के क्वालिटी सेक्शन में जाकर वहाँ से 480p या 720p पे देख सकते हैं। वहाँ पर आपको साफ दिख जाएगी। दोस्तों चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो 46 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट और हर ब्रदर इन द सेकंड रो। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट टू। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर ब्रदर। तो राइट आंसर होगा थर्ड, नेक्स्ट टू हर ब्रदर। इसके बाद पैसेज को देखते हैं। पैसेज आया है, पैसेज का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें एक जो बड़ी सिस्टर है एक लड़की की, वो छोटी सिस्टर के साथ विजिट करने के लिए आती है उसके टाउन में। तो बड़ी सिस्टर उसको बताती है कि टाउन में किस प्रकार बहुत अच्छा है, वहाँ पर खाने पीने की सुविधा है, वहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है, वहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबली रहते हैं, अच्छे क्लॉथ्स पहनते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, थिएटर जाते हैं आदि। इसके बाद जो छोटी बहन है उसकी कहती है, बेशक आप शहर में रहते हो पर जो गांव में रहने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर हमें चिंताओं से मुक्त हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा कमाने की यहाँ पर कोई ऐसे प्रलोभन हमें नहीं है। तो इस प्रकार वो बताती है कि किस प्रकार गांव की जो लाइफ है वो शहर की लाइफ से बेटर है। तो ये पैसेज है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। तो पैसेज के क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द टाउन लाइफ अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखक के अनुसार जो शहर का जीवन है उसका क्या एक लाभ नहीं है। तो शहर के जीवन में कंफर्टेबल लाइफ भी है, फाइन क्लॉथ्स भी हैं, गुड थिंग्स भी हैं। तो लिविंग ऑन ए डंग हीप, ये दोस्तों राइट आंसर है। लिविंग ऑन ए डंग हीप इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टाउन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अ पीजेंट्स लाइफ इज नॉट अ फैट वन, इट्स अ लॉन्ग वन, व्हाट डज फैट एंड लॉन्ग अंडरलाइन इन दिस सेंटेंस मीन। तो यहां पर बताया गया है जो फैट और लॉन्ग का मतलब क्या है। फैट का यहां पर मतलब है कि एक पीजेंट की लाइफ फैट वन नहीं है। फैट का मतलब है ज्यादा वो अमीर नहीं है, ज्यादा सुख संपन्न नहीं है, बट इट्स अ लॉन्ग वन, परंतु जो उसकी लाइफ है वो लंबी है, उसे कोई चिंता नहीं है, परेशानियों से वो मुक्त है और वो सेफ है उसकी लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, फैट का मतलब है यहाँ पर रिच और लॉन्ग का मतलब है सेफ एंड श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ विलेज लाइफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग गांव की लाइफ के बारे में क्या सही नहीं है। तो जो गांव की लाइफ के बारे में दोस्तों ये सही नहीं है कि लाइफ सराउंडेड बाय टेम्पटेशन, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि गांव की लाइफ टेम्पटेशन से सराउंड नहीं होती। ये शहर की लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है। तो विच इज नॉट ट्रू ऑफ विलेज लाइफ अकॉर्डिंग टू पैसेज, दैट इज सेकंड इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको ये इसमें से राइट आंसर्स चूज करने हैं। फर्स्ट है ए का होगा, जो एल्डर सिस्टर है वो टाउन में रहती थी, जो यंगर सिस्टर है वो कंट्री में रहती थी, और ट्रेडमैन्स लाइफ है वो एक वेल्दी लाइफ है, मतलब धनी लाइफ है,
और पीजेंट की लाइफ है जो फ्री फ्रॉम एंजाइटी, वो चिंता से मुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड बाय द अंडरलाइन रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन लेटर एट इनिशियल लेवल। तो यहाँ पर इसमें हमें ये बताना है कि कौन से जो अंडरलाइन वर्ड है इनमें से डिफरेंट साउंड कौन से वर्ड की है। तो आप यहाँ पर देखिए जो यूनिवर्स है, यहाँ पर यू की साउंड क्या आ रही है, जैसे यूनिवर्स यू शुरू हो रहा है यू से, इसमें हमें यू के इस जो अंडरलाइन है इसकी साउंड बतानी है। यूनिटी में ये शुरू की यू की साउंड क्या है, यू, यूनिटी। यहाँ पर यूनियन में भी शुरू की साउंड क्या है, यू। अब बात करते हैं अंडर की, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अंडर, और अंडर को की शुरू होगी ऐसे। तो यहाँ पर जो अलग प्रोनाउंसिएशन है वो है अंडर की, दैट इज 51st का होगा राइट आंसर 1। मूव करते हैं 52nd क्वेश्चन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड एज नाउन्स इन फ्रेमिंग सेंटेंस। कौन से वर्ड्स को नाउन की तरह यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं, जैसे मूव करते हैं जो एडवाइज है, चलो पहले मैं आपको, ये तो है ही राइट आंसर। जैसे एडवाइज्डली है, एडवाइज्डली क्या है, एडवाइज्डली एक एडवर्ब है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एडवाइजेबल, एडवाइजेबल एक एडजेक्टिव है, प्रैक्टिकेबल एक एडजेक्टिव है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। हमें पूछा है नाउन कौन सा होगा। अब बात करते हैं एडवाइज की। दोस्तों एडवाइज एक वर्ब है, प्रैक्टिस भी एक वर्ब है, और एडमायर भी एक वर्ब है। आपने सुना होगा एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड। तो एडवाइज भी एक वर्ब है और प्रैक्टिस भी एक वर्ब है, बट जो ये एडवाइज है, एडवाइस, दिस इज एडवाइज, दिस इज एडवाइस, दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस। तो यहां पर जो एडवाइस है ये है नाउन, और जो नीचे वाली है ये है एडवाइस। तो ये एडवाइस नाउन है, ये प्रैक्टिस नाउन है, ये एडमायरेशन भी नाउन है, प्रशंसा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन, इन्होंने सेकंड लगा रखा है, ये गलत है। एक इंस्टीट्यूट के बच्चे का पेपर है तो वो मैंने लिया है, थोड़ा सा इसमें से मैंने रीजनिंग को सॉल्व भी किया था कुछ, तो आप देख सकते हैं। ध्यान रखिए 52nd का राइट आंसर होगा 1, सेकंड इज द रॉन्ग ऑप्शन। 52nd का राइट आंसर है 1। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 53, व्हाई डिड यू टर्न डाउन सच अ गुड प्रपोजल। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज कर देना। तो टर्न डाउन का राइट आंसर होता है ठुकरा देना। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना। सो 53 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सी इज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन वाइल्ड लाइफ ऑन नेशनल जियोग्राफिक चैनल। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसकी विशेषता बताई जा रही है इंटरेस्टिंग द्वारा। प्रोग्राम कैसा है, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव होगा वो है इंटरेस्टिंग, दैट इज द 54th का राइट आंसर होगा सेकंड। 55th का बात करते हैं। हमें यहाँ पर पूछा है जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनमें से कौन से वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। देखिए कैच में पीछे वर्ड में प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैच, तो CH की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर चे आ रही है। वॉच, यहाँ पर भी CH की प्रोनाउंसिएशन चे आ रही है, वॉच। मैच, मैच की प्रोनाउंसिएशन भी चे आ रही है दोस्तों। और यहाँ पर पेट्रियार्क, दिस इज पेट्रियार्क, और यहाँ पर आ रही है के, पेट्रियार्क। तो ये राइट आंसर होगा, इसकी अलग है। दोस्तों यदि आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स किए होंगे एचटेट के नियरली 3-4, जो भी मैंने आपको बुक बताई थी कि आप इस बुक में से जरूर इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, वो बुक मैंने आपको बताई थी। यदि उसमें से आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर किए हैं तो बिल्कुल उसी के बेसिस पे इंग्लिश पूछी गई है। इंग्लिश में उसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आया है, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल रिपीट हुए हैं, और 15 में से नियरली 10 से 12 क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे आए हैं। तो यदि आपने वो बुक में से या फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए हैं, सॉल्व किए हैं, तो 10 से 12 नंबर आपके आराम से आने ही आने हैं। बहुत बढ़िया आपकी इंग्लिश बिल्कुल गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इट वॉज अ क्लियर नाइट एंड द स्टार्स। देखिए दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर पास्ट टेंस की। यहाँ पर क्या है, इट वॉज, यह थी ए क्लियर नाइट एंड द स्टार्स, तो हम पास्ट में ही ये पूरा सेंटेंस रहेगा। तो इट वॉज अ क्लियर नाइट एंड स्टार्स वर ट्विंकलिंग। सो राइट आंसर इज सेकंड। मूव करते हैं नेक्स्ट पर 57। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पर कौन सी एडवर्ब होगी। इट इज fill in the blank cold today, please don't go out for a walk. It is, तो और सारे रॉन्ग ऑप्शन है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे,
सो प्लीज डोंट गो आउट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पंचुएशन मार्क कौन सा होगा सही। सो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसका सिंपल सी बात है 58 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। सो इसका राइट आंसर है फर्स्ट 58 का। इसके बाद मूव करते हैं 59 पर। राइट ऑप्शन हमें इसमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है तो जो राइट आंसर होगा ये होगा आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल। आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल। अब बात करते हैं 60 क्वेश्चंस के बारे में, 60th क्वेश्चन के बारे में। दिस इज fill in the blank best place to visit during summer vacations। so this is, यहाँ पर राइट आंसर आएगा this is the best place to visit during summer vacations। so इंग्लिश का हमने कंप्लीट बात की है एचटेट में जो पूछी गई है पीआरटी में। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जनरल स्टडीज का जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आपकी रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जीके है। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि रीजनिंग की आपको बेसिक समझ है तो मुझे लगता है कि आप कम से कम 70 से 80% इसमें स्कोर करेंगे, क्योंकि रीजनिंग कोई हार्ड नहीं थी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर v है और यहाँ पर y है, तो यहाँ पर ये कैसे मूव कर रहा है। v में +3 हो रहा है, i में भी +3 हो रहा है, c में +3 हो रहा है। जैसे c d e f, c में अगर 3 जोड़ दें, c d e f, c में 3 जोड़ दें तो f आ रहा है, तो हर एक में 3 लेटर्स ऐड हो रहे हैं। तो उसी प्रकार आप सक्सेस को देखेंगे तो PQRS में ऐड कर दें 3 लेटर तो वो होगा TUV, U में 3 लेटर ऐड करें UVWX। तो इसी प्रकार यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 61st का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि DL बन जाता है, EM बन जाता है तो A क्या बनेगा। तो दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप, यदि आपको थोड़ी समझ है अल्फाबेट्स की तो आपको पता चलेगा, यदि डी में हम 8 लेटर्स ऐड कर देते हैं तो एल मिलता है, ई में 8 ऐड कर देते हैं तो एम मिलता है। तो उसी प्रकार यदि ए में 8 ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा आई। सो 62 का राइट आंसर होगा सेकंड। बहुत सिंपल है, ये 2 क्वेश्चन अभी तक के काफ़ी सिंपल है। 63rd को बात करते हैं। दिस इज द है कि हमें इस श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। सो दोस्तों लुप्त पद ज्ञात करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है। अब देखिए ऊपर वाली सीरीज को आप देखिए, 1 इसमें 2 ऐड कर दें 3, इसमें 2 ऐड 5, 2 ऐड कर दिया 7, 2 ऐड कर दिया 9 और 2 ऐड कर दिया ये होगा 11। इसमें हमसे पूछा है ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, 7 में 2 ऐड करना है तो ऊपर आ जाएगा 9। और नीचे बात करते हैं, यहाँ पर नीचे सीरीज क्या है, 2 का 2 टाइम्स 4, 2 का 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो नीचे आएगा 32। तो 63 का राइट आंसर होगा सेकंड। बात करते हैं 64th क्वेश्चन के बारे में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% से कम कर दी जाए तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 50% से कम कर दी गई तो इसकी आप सिंपल ट्रिक भी है। 50% कितना होता है, जैसे कि आप कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे आप 10 मान लीजिए, 10 है तो त्रिज्या 50% से कम कर दी गई है, तो 10 है तो 50% से कम कर दी गई तो आधी कर दी गई। पहले 10 थी अब है 5, तो एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पर हो गया पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25। तो सीधी सी बात है, यहाँ से कितना घट गया, ये 100 से 25 हो गया तो 75 घट गया, तो 75% का डिक्रीमेंट हुआ है एरिया में। ठीक है दोस्तों, आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं और आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट से 100 मान लें, पहले 100 थी रेडियस, उसके बाद 50 हो गई, या फिर ऐसे भी ना करें तो आपको पता है 50% क्या होता है, 50% होता है 1/2। पहले रेडियस 2 थी उसके बाद हो गई 1, तो एरिया होता है, एरिया में जो सर्कल का एरिया निकालते हैं, हम ट्रिक बता रहा हूं आपको, सर्कल का एरिया होता है आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, पाई इसमें कांस्टेंट रहेगी और ये सिर्फ डिपेंड करेगा रेडियस के स्क्वायर पर।
तो रेडियस है यहाँ पर 2, तो इसका स्क्वायर होगा 4, और उसके बाद नया एरिया है, उसकी रेडियस है 1, उसका स्क्वायर होगा 1। तो कितने का चेंज हुआ है, हमें पूछा है एरिया कितना डिक्रीज हुआ है। 3 का डिक्रीमेंट हुआ है एरिया पे, कितने पे हुआ है, 4 पे हुआ है, और परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 25, यहाँ से आ गया 75%। आप इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं आप चाहे तो, जैसे जनरल फार्मूला से करते हैं। रेडियस पहले थी r, उसके बाद हो गई r/2, तो पहले एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वेयर, और बाद का एरिया कितना होगा पाई इंटू आर अपॉन 2 का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 4। तो पहले था पाई आर स्क्वेयर, इसके बाद हो गया पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा पाई, इसको कितना चेंज हुआ, सो ये होगा पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4 अपॉन इनिशियल एरिया पाई आर स्क्वेयर इंटू 100, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा 75%। ठीक है दोस्तों, और ये मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये एक वैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, और इसकी मैथ्स की आंसर की भी इसके बाद मैं डाल दूंगा। अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 65 पर। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की, कि 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। तो यदि रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबी एक सुरंग में प्रवेश करती है तो रेलगाड़ी को सुरंग से पूरी तरह से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर हम कह सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की स्पीड है। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चल रही है 60 मिनट में। ठीक है दोस्तों, 60 मिनट में चलती है 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना चलेगी 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये 1 किलोमीटर कितनी देर में कवर करती है 1 मिनट में। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से बाहर निकलना है। 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी खुद है, और 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी ही को सुरंग पार करनी है। सो 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी खुद है, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग है, तो टोटल कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा। एक तो 1 किलोमीटर सुरंग का उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और उसके साथ 1 किलोमीटर खुद जो रेलगाड़ी है उसे 1 किलोमीटर खुद का डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। तो टोटल उसे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर कवर करने में 1 मिनट लगती है, तो 2 किलोमीटर कवर करने में लगेंगी 2 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा दैट इज 2 मिनट। सो 65 का राइट आंसर है 2 मिनट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 66 पर। यह है 0.96 अपॉन 4.8 क्या होगा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे 96 अपॉन 100 इंटू 48 इंटू 10, यहाँ से ये 48 से 2 टाइम्स 2 से 1/5 दैट इज 0.2। तो यहाँ पर आप सिंपल क्वेश्चन है, ये इसका 66 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, x इंटू एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x अपॉन 28 इक्वल्स टू 63 अपॉन एक्स। अब x इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 28 क्रॉस 63, और आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 41764, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 42 स्क्वायर, यहाँ से x आएगा प्लस माइनस 42, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा 4। 68 भी एक सिंपल क्वेश्चन है। 68 को भी आप आराम से कर सकते हैं यदि आप थोड़ा सा इसे दिमाग लगा के करते। तो देखिए यहाँ पर 1 + 1/2 को पहले आप सॉल्व कर लीजिए क्या होता है। 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, फिर इसको इसमें पुट कर दीजिए 1 + 1/3/2, ये हो जाएगा 1 + 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 5/3। तो ये टोटल टर्म है, ये कितना आ गया 5/3। अब इसे यहाँ से कर लीजिए 1 + 1/5/3 दैट इज 1 + 3/5। सो यहाँ से आ जाएगा ये 8/5। तो आप इसको सिस्टम से मतलब पहले एक बार इसको लीजिए, फिर जब ये रिड्यूस हो जाए फिर पूरे को लेना है, फिर उसके बाद इसको लीजिए,
तो इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा आपका 68 का थर्ड ऑप्शन। इनमें से पूछा है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो दोस्तों कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, यहाँ पर देख लीजिए। आप इसको चाहें तो दो तरीके से कर सकते हैं। 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम ले लीजिए और 3, 5, 7, 9 का एलसीएम लेके उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बाद आप डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए और फिर आप सिंपली उसको कंपेयर कर सकते हैं। या तो फिर ऐसे करें या फिर आप इसको डिवाइड कर लें 1/3 0.33। सो ये दोस्तों ये तो सिंपल है, ये आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे ही इसको सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। सो जिसका पेपर है उसने लगा रखा है इस पे थर्ड पे ऑप्शन, तो आप अपना करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आता है और वो ही लगा लीजिए, क्योंकि ये तो सिंपल है, बिल्कुल 4th 5th के लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, श्रेणी का अगला पद बताइए। तो यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, 15, 9, 24, इसके बाद होगा 11 ऐड, दैट इज 35। सो राइट आंसर विल बी 35। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है दोस्तों जो या तो 1 से भाग हो या फिर अपने आप से भाग हो। तो कौन सा एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर आप 117 को देखिए आप, तो आपको पता है यदि किसी नंबर के पीछे 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। यदि 3 से वो डिविजिबल होगा जिसके सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो। 4 से वो डिविजिबल होगा जिसकी पिछली 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हो। 5 से वो डिविजिबल होगा जिसके पीछे 0 और 5 हो। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जब भी आप जल्दी बता पाएंगे कि कौन सा एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर आप देखिए जो 117 है इसकी डिजिट्स का सम है 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 147 है इसकी डिजिट्स का सम है 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा। और ये 159 है इसकी डिजिट्स का सम है 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा। बट 149 है इसकी डिजिट्स का सम है 14, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और ये तीनों तो हमें पता चल गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो बचा यही, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा 149। दिस इज द राइट आंसर, तो ये प्राइम नंबर है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है सेकंड ऑप्शन। आप पता है क्या कर सकते हैं, एक तो डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, आप चाहें तो डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। 3/4, 3/5, 2/3। सो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो इनका एलसीएम ले लीजिए 4, 5 और 3 का। सो इसका एलसीएम आएगा 60 और आप इनके डिनोमिनेटर में 60 कर लीजिए। सो 3/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 45/60, 15 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। और 3/5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 36/60। उसी प्रकार 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, और इसके बाद 2/3 को लिख सकते हैं 40/60। तो आप इसको देख लीजिए इनमें से कौन सा रिलेशन मैच करता है, क्योंकि अब आपको डिनोमिनेटर की चिंता नहीं करनी, सिर्फ आपको जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, सिर्फ उसी को देख के आप बता पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें जो राइट क्रम होगा वो होगा 45/60 इज ग्रेटर देन 40/60 इज ग्रेटर देन 36/60। तो 45/60 क्या है हमारा, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3 is greater than 3/5. So 3/4 is greater than 2/3 is greater, तो ये वाला ऑप्शन है सेकंड। सो सही ऑप्शन लगाया हुआ है उन्होंने बिल्कुल। सो 72 का है राइट आंसर सेकंड। अच्छा जी, बात करते हैं अब 72 का सेकंड हो गया, बात करते हैं 73 के बारे में। 73 क्या है, 73 है आई वॉक 3 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन। यहाँ पर आप इसका एक थोड़ा सा मैप बना लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है आई वॉक 3 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। सो ये यहाँ पर 3 मीटर मूव करते हैं साउथ डायरेक्शन में। इसके बाद 3 मीटर के बाद देन आई टर्न इन राइट, तो फिर राइट मूवमेंट यहाँ से साउथ से होगी इधर की तरफ, और फिर वॉक करते हैं 5।
तो इसके बाद मूव किया इन्होंने 5। अगेन आई टर्न इन राइट, यहाँ से ये राइट मूव करे, साउथ में इन्होंने मूव किया है और फिर उसके बाद राइट लिया, ये 5 मीटर चले, यहाँ पर होंगे, फिर उसके बाद फिर से राइट मूव किया और 7 मीटर चले, तो राइट मूव किया 3 पे तो यहीं पहुंच जाएंगे और 4 मीटर और मूव किया। अब पूछा है कि एट लास्ट इन विच डायरेक्शन आई एम मूविंग, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अब लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो देखिए ये तो सिंपल ही है बिल्कुल, यहाँ से डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने एचटेट का एग्जाम नहीं भी दिया हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आप कोई और DSSB का एग्जाम दे रहे हो, कोई आप HSSC का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जहां पर ये चैप्टर पूछा जाता है रीजनिंग का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, अब बात करें, यदि ये मैं समझ रहा था इसमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है इनिशियल से जहाँ से वो चला है, तो अगर डिस्टेंस निकालने की बात होती तो डिस्टेंस कितना होगा, सो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 5, ये डिस्टेंस हो गया 4, क्योंकि यहाँ से ये इतना डिस्टेंस 5 है तो ये 5 हो गया और ऊपर वाला हो गया 4, और ये वाला जो हाइपोटेनस है ये होगा √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज √25 प्लस 16, दिस इज √41। सो यदि डिस्टेंस पूछा जाता कितना है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का, वो होगा √41। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 74 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको सॉल्व करना है आपको, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही लिख रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि √0.0049 कितना होगा। इसको हम लिख सकते हैं √49 अपॉन, देखिए कितनी जीरो आएंगी नीचे, 1 2 3 4, तो 4 जीरोज नीचे आएंगी। अब इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो 749 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 7 और इसका होगा 100, क्योंकि 2 जीरो इसमें से हट जाएंगी, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 7/100 में। ठीक है दोस्तों, और जो 0.02 है, अब ये क्वेश्चन कैसे कितना बन जाएगा, ये बन गया √0.02 प्लस 7/100। इसी को मैं लिख सकता हूँ, जो √0.02 है इसको लिख सकता हूँ 2/100, क्योंकि यहाँ पर डॉट के बाद 2 जीरो हो, तो इसको डॉट को हटाऊंगा तो नीचे ये आ जाएगा प्लस 7/100। यहाँ से ये आ गया √9/100, और यहाँ से मैं अंडर रूट को हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आएगा 10, यहाँ से आ गया 0.3। सो राइट आंसर होगा दोस्तों 0.3। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं 75th क्वेश्चन की, कि 5 दोस्तों में A B से छोटा है परंतु E से लंबा है, C सबसे लंबा है और D A से थोड़ा छोटा है, सबसे छोटा कौन है। 5 दोस्तों में A B से छोटा है, तो देखिए आप जो A है वो B से छोटा है, तो हम कह सकते हैं B है जो A से बड़ा है, तो मैंने B को पहले लगा लिया, जो बड़े हैं उनको पहले लगा लिया, छोटों को बाद में लगा लिया, तो A B से छोटा है। ठीक है, आ गई यहाँ तक बात समझ में। परंतु E से लंबा है, परंतु A E से लंबा है। ठीक है, A E से लंबा है। C सबसे लंबा है, तो C सबसे आगे आएगा, C सबसे लंबा है। और D A से थोड़ा छोटा है, और जो D है वो A से थोड़ा छोटा है, D बस थोड़ा छोटा पूछा गया ना, तो A से थोड़ा छोटा D। अब सबसे छोटा कौन है, देखिए सबसे लास्ट में दोस्तों कौन आ रहा है, E, तो इसका राइट आंसर होगा 75 का सेकंड, दैट इज E। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 76 में, विच ईयर इज लीप ईयर, कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो यहां पर बात करेंगे, लीप ईयर वो होता है जिसको हम 4 से डिवाइड कर पाए। सो 4 से कौन सा यहाँ पर डिवाइड होगा, देखिए दोस्तों 4 से वो डिवाइड होता है जिनके लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं, वो 4 से डिवाइड होगा। तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा डिवाइड, 4 ये भी नहीं होगा, तो दोस्तों ये होगा 4 से डिवाइड। तो विच ईयर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज ए लीप ईयर। अब इसमें पूछा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं रीजनिंग में। आप यदि एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला है मेजरिंग, यहाँ पर ये है कटिंग, वियरिंग, मार्किंग, मेजरिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर बात करी जा रही है जब हम कपड़े किसी के सिलते हैं, तो जब कपड़े सिलते हैं, किसी के लिए कपड़े बनाता है दर्जी, तो वो क्या प्रोसेस करता है। तो दोस्तों सबसे पहले वो मेजरिंग करेगा, वो नापता है।
तो मेजरिंग करेगा, सबसे पहले आ जाएगा मेजरिंग, फिर मेजरिंग के बाद वो करता है मार्किंग, मार्किंग के बाद करता है वो फिर कटिंग, कटिंग के बाद होती है स्टिचिंग, और स्टिचिंग के बाद जब कपड़ा बन जाता है फिर उसे पहन लेते हैं। तो सिंपल ऑप्शन है, राइट आंसर है इसका 77 का सेकंड। बात करते हैं 78 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि एक घड़ी में 4:30 हुए हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा इसको डायग्राम बना लीजिए कि घड़ी की स्थिति किस प्रकार से होगी। घड़ी बहुत ही अच्छी बन गई है, चलो कोई नहीं। ये है, यहाँ पर 3 होगा, ये यहाँ पर होगा 6, और ये जो बिल्कुल बीच में, इनके बीच में यहाँ पर जैसे 4 होता है, यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 5 होगा, तो इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर घंटे की सुई आएगी जब 4:30 बजे हुए होंगे। तो इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर 4:30 बज रहे होंगे, तो इसमें यहाँ पर होगी घंटे की सुई और यहाँ पर होगी आपकी मिनट की सुई। तो ये तो मिनट हैंड हो गई और ये हो गई आर हैंड। अब हमसे कहा गया है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो मिनट की सुई यहाँ किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। यहां पर पूछा ये किस डायरेक्शन में होगी। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा, यदि आप इसको देखें तो ईस्ट है, ईस्ट के सामने होती है यहां पर वेस्ट, इधर की डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। और आपको पता है यदि आप ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, यदि आप ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ होगी, वो होगी नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर होगी नॉर्थ डायरेक्शन, यहां पर होगी साउथ डायरेक्शन। अब हमसे पूछा है कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो बड़ा सिंपल है, जो घंटे की सुई की डायरेक्शन कौन सी है, आर एंड की डायरेक्शन कौन सी है, ये होगी नॉर्थ ईस्ट। सो दैट इज नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। तो 78 का फोर्थ नॉर्थ ईस्ट, या आप कहें उत्तर पूर्व। सिंपल क्वेश्चन था। यदि आपने डायरेक्शन टेस्ट थोड़ा सा भी किया है, देखिए आप डायरेक्शन टेस्ट के 2 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं और दोनों ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो यदि रीजनिंग की आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो कम से कम आपने 20 में से 15 से प्लस ही स्कोर किए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 2 3 का मतलब होता है दीज आर बॉयज, यहां से आप देख सकते हैं। 1 3 4 का होता है बॉयज आर नॉटी, और 1 4 5 का होता है नॉटी बॉयज प्ले। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें इस प्रकार कंफ्यूज हुए होंगे कि यार 4 का यहाँ पर नॉटी सिंबल दिया हुआ है, 4 का सिंबल है नॉटी, और फिर यहाँ पर 1 का सिंबल भी नॉटी दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस नोटी में एन छोटा है, जो शुरू में फर्स्ट लेटर है, और यहां पर इस नोटी में जो फर्स्ट लेटर है एन, वो है कैपिटल लेटर। तो इसमें ये फर्क था, और हमसे आंसर में पूछा गया है नोटी। तो ये नोटी कौन सी संख्या प्रदर्शित कर रही है, तो ये वाला जो नोटी होगा जिसका एन पहला बड़ा है, एन पहला कैपिटल लेटर है, वो होगा 1। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 79 का 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। ए ने बी से कहा तुम्हारा पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर भी बात की जाए मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो जहां पर भी अगर मैं कहूं कि पिता का पुत्र है, तो पिता के पुत्र का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यदि आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो बार बार ट्रिकी थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है यदि आप पहली बार इसको देखेंगे तो। उन्होंने कहा है तुम्हारे पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। अब अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि पिता का पुत्र है, तो इसका मतलब वो उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, वो वही व्यक्ति है। क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि ए के पिता का पुत्र कौन होगा, ए का पिता मान लीजिए कोई भी है, और उसका पुत्र कौन होगा, ए का पिता मान लीजिए कोई भी है और उसका पुत्र ए ही तो होगा। तो यदि मैं कहीं भी कह रहा हूं पिता का पुत्र, पिता का एकमात्र पुत्र, तो इसका मतलब उसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो यदि ए ने बी से कहा तुम्हारे पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो ए ने बी से कहा तुम्हारे पिता मेरे पिता का पुत्र, या कि मतलब तुम्हारा पिता मैं हूं। इसका सीधा मतलब क्या है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ए ने बी से कहा तुम्हारे पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पुत्र का मतलब क्या हुआ, वही व्यक्ति। तो तुम्हारा पिता मैं हूं, तो ए ने बी से कहा कि तुम्हारा पिता मैं हूं, तो ए का बी से क्या संबंध है, वो है पिता का।
दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपका किसी का गलत हो गया हो। यदि आपने क्वेश्चन सही किया है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए बॉक्स में। और अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सही किया है और ये वाला क्वेश्चन सही किया है, कौन सा वाला, ट्रेन वाला, तो इसका मतलब रियली में आपको रीजनिंग की नॉलेज है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में काफ़ी बच्चों से मेरी बात हुई है वो सब कह रहे हैं सर हमारा ये ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये ट्रेन वाला ये गलत हुआ है काफ़ी बच्चों का। और गलत हुआ है कौन सा, इसके अलावा गलत किया है उन्होंने 78 और 80। यदि आपने तीनों क्वेश्चन सही किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए बॉक्स में, मुझे पता चलेगा कि आपकी किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की, जो हरियाणा की जीके पूछी गई थी। बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि हरियाणा की जीके किस प्रकार की पूछी जाएगी। आपने इतनी मेहनत की, नियरली 3 से 4 महीने आपने लग कर पढ़ाई की और आपका एग्जाम भी हो गया देखिए। और जीके जो पूछी गई है मैं उसकी बात करूं तो जीके एक नॉर्मल लेवल की जीके पूछी गई है, कोई हार्ड ज़्यादा जीके नहीं पूछी थी। तो काफ़ी अच्छा ये जीके के एग्ज़ाम से पेपर गया है। यदि आपने जीके की अच्छी तैयारी की होगी तो ज़रूर आपके 10 में से 8 या 9 नंबर तो आने ही आने हैं। फ्रेंड्स देखिए पेपर हो गया और हमारे सामने पेपर है भी, और आप सभी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा जीके में। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 81, काफ़ी मज़ा आ रहा है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। फल्गु मेले का आयोजन होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है जो फल्गु मेले है उसका आयोजन होता है कैथल में। फल्गु मेले का आयोजन कैथल में होता है। उसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं, कौन सा शहर स्मार्ट शहर परियोजना हेतु चुना गया है। दोस्तों इसके लिए करनाल और फरीदाबाद हैं जो 2 शहर चुने गए हैं। इसका राइट आंसर होगा करनाल। गुरुग्राम इसका राइट आंसर नहीं है, करनाल इसका राइट आंसर है। करनाल स्मार्ट शहर परियोजना के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भाग लिया हो। तो ये 2 खिलाड़ी होंगे दोस्तों, संदीप कुमार और इंद्रजीत सिंह। इन दोनों ने रियो ओलंपिक 2016 में भाग लिया है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हरियाणा की वो है करहो चोटी। जो करहो चोटी है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है हरियाणा की, और ये मोरनी हिल्स है उनके अंडर आती है ये। दिस इज द करहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। वेयर इज द कलेसर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। इसका राइट आंसर है दोस्तों यमुनानगर। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर जिले में स्थित है। और इसके बाद बात करते हैं जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट मीठाथल इज इन, जो पुरातत्विक स्थल मीठाथल है वो कहां पर है। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपने जरूर सही किया होगा। ये है 83 भिवानी, ये भिवानी में सिचुएटेड है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कौन संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो सदरुद्दीन है वो भी संबंधित हैं, राव तुलाराम ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है, गोपाल देव भी हैं। तो दोस्तों जो सर छोटू राम है उनका जन्म ही 1857 के बाद हुआ है। तो इसमें से 87 का राइट ऑप्शन होगा 4। और यदि आपने दोस्तों जो टीजीटी और पीजीटी की भी अगर आपने पढ़ी होती जो जीके आई है तो काफ़ी उससे रिलेटेड जीके आई है, वहाँ पर भी सदरुद्दीन और राव तुलाराम का जिक्र किया है। और यहाँ पर भी 88 क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे, यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष पूछ लिया गया है। उसमें जो आपका पीजीटी का एग्जाम था उसमें उपाध्यक्ष पूछा था शायद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपने उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ी तैयारी की होती तो भी आप अच्छे स्कोर कर पाते। हरियाणा के 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं कंवरपाल, दैट राइट आंसर होगा कंवरपाल। उसके बाद है 89 की जो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात की संख्या है। एज पर द सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो इन हरियाणा इज। दोस्तों जो 2001 है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो है हरियाणा में वो है 861, मीन्स प्रत्येक 1000 पुरुष पर 861 महिलाएं। और जो 2011 में जो सेंसस आया था उसके अकॉर्डिंग है, उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया था, उसमें जो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर थी 879 फीमेल्स। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है। पहले वाले में उसमें उसी से रिलेटेड था, कुछ जनसंख्या से रिलेटेड पीजीटी में पूछा गया था एक। तो अगर आपने वो किया होता तो आप इसे कर पाते।
सो 2001 का है 861 और 2011 में थी ये 879 और हमें पूछा गया है 2011 में। सो राइट आंसर होगा थर्ड। सो 89 का राइट आंसर है थर्ड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2001 में है 161, जिन्होंने 861 लगाया है उनका गलत आंसर है। हमसे पूछा गया है 2011 के बारे में, तो 2011 में जो महिलाओं की संख्या है वो है 879। इसके बाद बात करते हैं 90 की। जो इन्वेस्टर समिट है हैपनिंग हरियाणा, वो कहाँ पर आयोजन किया गया? निवेशक सम्मेलन हैपनिंग हरियाणा का वो किया गया था दोस्तों गुरुग्राम में, दैट इज द गुड़गांव। वो गुड़गांव में उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। सो राइट आंसर होगा 90 का फोर्थ। दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी ने काफ़ी क्वेश्चन सही किए होंगे और मैं भगवान से प्रेयर करता हूं कि आपका जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है, जिन्होंने भी मेहनत की है, उन सभी का एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो और वो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करें। और दोस्तों अब जो आपने दे दिया ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही आपका जो रीट और DSSB का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बिल्कुल कमर कसकर तैयारी करें, क्योंकि जो रीट का एग्ज़ाम है उसमें भी नियरली 35,000 के करीब भर्ती हैं। देखिए दोस्तों, आपने जो HTET का एग्ज़ाम दिया है इससे आपके पास सिर्फ एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आता है। आप इससे ये नहीं है कि डायरेक्ट टीचर लग जाएंगे, इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। परंतु आप यदि रीट का जो एग्ज़ाम, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रीट का एग्ज़ाम आएगा, फिर इसके बाद DSSB का एग्ज़ाम आ रहा है। और रीट का एग्ज़ाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पर 35,000 टीचर्स की वैकेंसी अब की बार होंगी, तो आप डायरेक्ट टीचर लग सकते हैं। इसके साथ ही आप अभी DSSB का जो एग्ज़ाम है, अभी देखिए आपने DSSB की अभी वैकेंसीज निकली हैं और जो इनका पेपर होना है, इसके बाद जो पेपर कैंसिल हो गया 29 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया, फिर उसकी भर्ती निकलेंगी। तो यदि आप गलती से रीट में रह जाते हैं तो आपके पास DSSB का ऑप्शन है, और यदि आप गलती से उसमें भी रह जाते हैं तो फिर जो दोबारा होगा DSSB का पेपर उसमें भी आपके लिए ऑप्शन है। तो आप बहुत तगड़ी मेहनत कीजिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़िए। अपना टाइम टेबल बना लीजिए, एक सिस्टम बना लीजिए कि मुझे इतनी देर किसी भी हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। और दोस्तों एक्सक्यूज़ मत दीजिए, आप बहाने जो देते हैं आज इसलिए इसे नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा, आप अपने आप को बहाने देते हैं, आप किसी दूसरे को बहाने नहीं दे रहे। आप अपना फ्यूचर खराब करेंगे यदि ऐसे बहाने देंगे तो आप अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कसर नहीं होनी चाहिए, अपनी ओर से कोई कसर मत छोड़िए। आप जरूर बहुत जल्द टीचर लग जाएंगे आप यदि इसी स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार अपना आप टाइम यूटिलाइज करें, किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करें कि जो आपका आउटपुट है वो मैक्सिमम हो। सो दोस्तों आपसे जुड़कर और इस पेपर को डिस्कस कर बहुत बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।